देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने पानी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2019 में जब दूसरी बार सरकार बनी तो जल शक्ति मंत्रालय बनाया और मिशन मोड में देश के जो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया हैं वहाँ जल संचयन पर विशेष रूप से बल दिया जाए, इस दिशा में उन्होंने मार्गदर्शन दिया। फरवरी में अपने मन की बात में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था कि अभी से आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा के जल संचयन के लिए और आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए 100 दिन का अभियान देश के सभी नागरिक प्रारंभ करें। मुझे लगता है कि वहां से एक नई प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और आज जल शक्ति मंत्रालय, हमारे जल शक्ति विभाग ने जो अभियान शुरू किया है, मैं उसके प्रमुख सचिव श्री राजू जी को हृदय से साधुवाद देता हूं। इस साल जो मंत्रालय का अभियान है कैच द रेन, ये शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, यानी जब भी बादल उठे, बरसे, जम्मू कश्मीर में जहां भी बादल उमड़े और बरसे, पानी गिरे, उसे एकत्रित करने की हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था हो, इस इंतजाम के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसे मुझे लगता है कि और ठीक करने की आवश्यकता है। हर गांव में तालाब, पोखरे की साफ सफाई हो ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्षा के जल का संचयन हो सके, उसे स्टोर किया जा सके तथा हमारे जो जल स्रोत हैं बारिश ही नहीं, बारिश के मौसम में ही नहीं बल्कि 12 महीने ये जल स्रोत भरे रहे। इस दिशा में मुझे लगता है कि प्रशासन को भी और यहाँ के निवासियों को भी मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। 2019 में एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ग्राउंड वाटर का लेवल देश के 253 ब्लॉकों माने विकास खंडों में खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और अनुमान लगाया गया कि 2025 तक देश के अन्य भागों में भी पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी और इसका बड़ा कारण ओवर एक्सप्लॉयटेशन माने पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना बताया गया है। मुझे लगता है कि ये स्थिति चिंताजनक है और अब ये खतरे की घंटी है। विश्व भर में पानी का मात्र 4% हमारे पास हमारे देश में है और आबादी अगर हम देखें तो 17% से ज्यादा हमारी आबादी है और भूगोल या एरिया देखें हम तो ये 2.5% के आसपास है हिंदुस्तान में। ये स्थिति सिर्फ हमारी नहीं है। जल संचयन के अभाव में कम से कम 9 यूरोपियन देश, साइप्रस, बुल्गारिया, बेल्जियम, स्पेन, माल्टा, इटली, इंग्लैंड और जर्मनी, ऐसे जो देश हैं यहां भी पानी का संकट खड़ा हो गया है। पूरे यूरोप को देखेंगे तो 46% भूभाग जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड है। यही स्थिति अमेरिका की है। अमेरिका का पूरा साउथ वेस्टर्न जो रीजन है वो पानी के संकट से आज बुरी तरीके से जूझ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो मुझे लगता है कि प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में ये क्षेत्र जल संपदा से भरपूर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी की समस्या नहीं है। अभी उप महापौर महोदया ने अपने संबोधन में ये बात कही है और मुझे लगता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 15-20 लीटर पानी
मिल पाता है यहाँ, ये स्थिति है। हमारा लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी नल के द्वारा दिसंबर 2022 तक 20 जिले में पहुंचाए जाए, ये लक्ष्य भी हमारे प्रमुख सचिव जल शक्ति ने आपके सम्मुख बताया है। लेकिन इससे ज्यादा भी पानी की आवश्यकता है लोगों को, और उसके लिए मुझे लगता है जल संचयन और पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन ये सबसे बड़ा और कारगर तरीका हो सकता है। अब अकेले प्रशासन इस काम को कर लेगा, मुझे लगता है संभव नहीं है। और इसलिए सभागार में बैठे हुए सभी नागरिक बहनों भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप सब भी इस अभियान से जुड़िए, क्योंकि वास्तव में इस जल का प्रयोग अधिकतम आप ही को करना है, आपके परिवार को करना है, आपके लोगों को करना है। यहाँ मौजूद बहुत से लोगों को शायद याद होगा 2017 में जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में एक वाटर मैपिंग प्रशासन ने कराई थी। उसके अनुसार यहाँ का ग्राउंड वाटर यानी जो पानी की सप्लाई का मुख्य स्रोत है वह ताजा है और अधिकांश क्षेत्रों में पीने योग्य है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, हम खुशकिस्मत हैं। जो सतही जल निकायों के लिए भी यही मुख्य रूप से स्रोत है जल का। ये आंकड़े हमको सुख देते हैं, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, लेकिन कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने हैं। जम्मू डिवीजन के जिस 208 हाइड्रोग्राफ स्टेशन की मॉनिटरिंग की गई थी, उसमें से 171 कुओं में वाटर लेवल कम हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इस पर हमें काम करने की जरूरत है। केवल 37 कुएं हैं जिनमें पानी का स्तर बढ़ा है। अब बाकी कुएं में कैसे पानी बढ़ेगा, मुझे लगता है ये समय है कि अभी खतरा पूरी तरह से हमारे ऊपर आवे, उसके पहले इस पर हम काम शुरू करें। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के कई हिस्सों में वाटर लेवल नीचे आया है। ये वाटर लेवल कैसे ऊपर बढ़े, आगे जो कार्यक्रम हमको करना है वो इन बातों को ध्यान में रख करके करना है। कश्मीर डिवीजन के 22 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 13 में वाटर लेवल कम हुआ है। एक खुशी की बात यह है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों को सेफ कैटेगरी में रखा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन यह भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज का असर जम्मू कश्मीर पर भी हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा जल संचयन तथा इसके सोर्स में आ रही रुकावटों को जल्दी से जल्दी दूर करने की जरूरत है। आज जिस दिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, मुझे लगता है कि इसी दिशा में हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो नई तकनीक है उसका तो हम प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे पुराने जमाने की जो तकनीक है मुझे लगता है कि वो ज्यादा कारगर है और अधिक से अधिक प्रयास जल स्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए हम सबको मिलकर के करना चाहिए। ये आज समय की आवश्यकता है। एक पुरानी कहावत आप सब सुने होंगे, 4 भाई एक राजा के यहाँ काम करते थे। दोपहर में बड़े भाई की बेटी खाना लेकर के आई। एक दिन जब वो खाना लेकर खेत की तरफ जा रही थी तो उसे जमीन में गड्ढा दिखाई पड़ा और गड्ढे में एक पत्थर था। लोहे के हसिया से उस पत्थर को निकालने की कोशिश की गई। जब वो निकला तो कमाल ये हुआ कि पत्थर को छूते ही हसिया सोने की हो गई। वो पत्थर लेकर के भागी और अपने पिता को उसने ये बात बताई। पिता ने राजा से कहा कि एक वहां पत्थर है, वहां मेरी बेटी गई थी और लोहे का हंसिया लगा करके उसने निकालने की कोशिश की तो वो हंसिया सोने का हो गया। तो राजा ने बताया कि ये पत्थर नहीं, ये पारस पत्थर है और इसको छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, तुम रख लो और जो भी आमदनी हो उससे अच्छे अच्छे काम करते जाना। और अच्छे कामों में राजा ने उसको कहा क्या कि तालाब बनाना, ताकि आसमान से
जो जल गिर रहा है उसका एक एक बूंद इकट्ठा हो सके, ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में ये बात कही गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ठीक इसके उल्टा हुआ है। कुछ दिनों में हमारे 90% लेक, तालाब तथा वाटर बॉडीज सालों से उपेक्षित है। उदाहरण के तौर पर 1911 में सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, वुलर लेक, आप सब जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी लेक का ओपन वाटर एरिया जो था वो 91.29 स्क्वायर किलोमीटर थे, लेकिन आज वो महज 75.82 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। ये मैंने एक का जिक्र किया, बाकी वाटर बॉडीज की भी यही स्थिति है। इस प्रकार 1967 में जब सर्वे हुआ तो बारामूला में कुल 163 लेक तथा वाटर बॉडीज थी, जो वर्तमान में घटकर 124 हो गई। कुपवाड़ा में 111 थी, जो 88 हो गई। उधमपुर में 36 लेक और वाटर बॉडीज थी, अब 19 रह गई। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर के दायरे में 17 से 25% की कमी आई है, जिससे कई जिलों में जो जल स्रोत हैं वो तेजी से सिकुड़ रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक मैं समझता हूँ, पिछले कुछ सालों में प्रशासन ने अनेक प्रयास किए हैं। कई जिलों में संख्या बढ़ी भी है, जैसे कि डोडा में 1967 में 13 वाटर बॉडीज थी और आज 88 हो गई। श्रीनगर में उस जमाने में 52 थी, आज 74 हो गई। अनंतनाग में 1967 के सर्वे में 88 वाटर बॉडीज थी, आज वर्तमान में यह संख्या बढ़कर के 98 हो गई। जिस जिस इलाकों में प्रशासन ने काम शुरू किया और लोगों ने सहयोग किया, मुझे लगता है कि वहां इसमें हमें सफलता मिली है। और इसलिए मेरा विनम्रता पूर्वक आप सबसे निवेदन है कि प्रशासन अपने ढंग से काम करेगा, लेकिन हम जब उसमें जन भागीदारी करेंगे तो अपने जनपद की, अपने इलाके की वाटर बॉडीज को भी बचाने में हम सक्षम होंगे और लोगों को सहज ढंग से पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके, इसके प्रबंध में भी हमें सफलता मिलेगी। इसलिए मित्रों, ये हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। नदियों, तालाबों, पोखरों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। रहीम खान खाना का नाम आप में से सबने सुना होगा, रहीम के दोहे बड़े मशहूर हैं, तो वो सबको याद है। मुझे लगता है कि जिसने भी किताब पढ़ी है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये बहुत पहले ये बात कही गई थी। अनेक लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन एक बड़ा भावार्थ यह है कि प्रकृति ने पानी के रूप में बहुत बड़ा उपहार हमें दिया है। तालाब, छोटे छोटे पोखरे बनाकर हमें काफी समय तक उसे संभाला था हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि फिर से जो काम हमारे पूर्वजों ने किया था उस काम को फिर से हम शुरू करें, ताकि अब यहाँ जम्मू कश्मीर में जल का संकट न रहे और इसमें जनता और प्रशासन दोनों को कंधे से कंधा मिला करके काम करने की आवश्यकता है। वेद, उपनिषद और पुराण की भी अगर बात आप करेंगे तो जल संचय और जल संचयन और जल की संस्कृति बड़ी पुरानी है। अथर्ववेद में लिखा है कि वर्षा का जल मनुष्य के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। और उसी तरह बृहस्पति स्मृति में एक बात कही गई है, वो वापी को ताड़ाग्नि। जो लोग भी तालाब बनाते हैं, जल स्रोत तथा कुओं का पुनर्निर्माण करते हैं, उन्हें ईश्वर भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सृष्टि का जो मूल है, जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह संसार चल रहा है, उसकी अब उपेक्षा करना हमें महंगा पड़ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि अब हम सब इस काम में जुटें। 1993 में अनुपम मिश्र का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। उनकी एक पुस्तक आई थी, आज भी खरे हैं तालाब, तो किताब का नाम था, और उसकी भूमिका मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा
कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से नहीं प्रकट हुए। इनके पीछे एक इकाई थी, बनाने वालों की एक दहाई थी। यह इकाई और दहाई मिलकर के सैकड़ों हजारों बनाते थे। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की जो पढ़ाई हुई है, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे समाज ने इस इकाई दहाई को, सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो पारंपरिक हमारी प्राचीन परंपरा है, उस परंपरा को जीवित करते हुए हमें फिर से उस दिशा में सोचने और काम करने की आवश्यकता है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, ये उनकी एक पंक्ति है उसी किताब की। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जो अंग्रेजी में आज कहा जा रहा है, मुख्य रूप से ये उसी कविता की उस पंक्ति को ही अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसके लिए नेशनल वाटर मिशन ने भी सभी राज्यों तथा यूपी से अनुरोध किया है कि प्रत्येक जिले, शहर, पंचायत में रेन सेंटर्स, वर्षा केंद्र बनाए जाएं। इन केंद्रों के लिए डेडिकेटेड इंजीनियर हो सकते हैं, मोबाइल फोन हेल्पलाइन चालू की जा सकती है और इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में हमारे प्रमुख सचिव के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम करेगी। इस प्रकार यह केंद्र जो है जिले के सभी के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन भी देगा और उसी तरह वो काम करेगा। हर कदम पर आप लोगों को बताएगा कि वर्षा ऋतु में, बारिश के सीजन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर कैसे काम किया जाना है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसके पास बहुत खाली जमीन है और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में जिन जिन शिक्षण संस्थाओं में मैं गया हूँ, खासतौर से उच्च शिक्षा के केंद्रों में, वहाँ पर्याप्त जमीन है। अब इन संस्थाओं को भी आगे बढ़ करके जल संचयन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले कुलगाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट के तहत 850 वाटर हार्वेस्टिंग टैंक वहां बनाए गए। उधमपुर जिले के प्रोजेक्ट जीविका ने, मैं समझता हूं कि एक अद्भुत काम उधमपुर जिले में प्रारंभ किया है और ये जीविका, मुझे लगता है, अनुरोध करूंगा मैं कि इस पर एक बार फिर से देखने की जरूरत है कि किन जिलों में इसका विस्तार हम कर सकते हैं और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई की तकनीक को जितना हम बढ़ावा देंगे, जो बात बार बार प्रधानमंत्री जी करते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं समझता हूं कि उस दिशा में जम्मू संभाग के बहुत बड़े हिस्से को आगे बढ़ने की जरूरत है। माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है, उसने भी जल संचयन पर अच्छा काम किया है और पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्राइन बोर्ड को मिला है। माता वैष्णो देवी का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है नारायणा, वहां भी जल संचयन का अच्छा काम हुआ है और इसी तरह यात्रा मार्ग पर भी जो भवन बनाए गए हैं उसमें वर्षा के जल संचयन का इंतजाम किया गया है। इस तरह की जो भी संस्थाएं, मुझे लगता है कि उनको भी इसमें भाग लेने की जरूरत है। कैसे जल का इस्तेमाल किया जाए, इसकी रिसाइकलिंग कैसे की जाए, बागवानी और शौचालय तथा बाकी चीजों के लिए इस रिसाइकिल जल का कैसे हम प्रयोग करें, ये जो प्रयोग है मुझे लगता है इसे रिप्लिकेट करने की जरूरत है। एक अच्छा इनिशिएटिव है और जहां जहां इसे किया जा सकता है मुझे लगता है मिलकर के करना चाहिए। यह भी देखना होगा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादातर पानी के स्रोत सूख गए हैं वहां पंचायत के साथ मिलकर के, उनकी अल्टीमेट मुझे लगता है कि जन भागीदारी तभी होगी जब पंचायतें साथ जुड़ेंगी, चुने हुए प्रतिनिधि साथ जुड़ेंगे, उनके साथ मिलकर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 3-4 साल के भीतर जल स्रोत फिर से भरने लगे, इसकी एक कार्य योजना, इंटीग्रेटेड कार्य योजना बनाने की जरूरत है और इस पर हमें काम करने की जरूरत है। गांव में कहा जाता है कि अगर पृथ्वी की कोख को फिर से भूजल से भरना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी करे, हम सब भी करें। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार
कि जल शक्ति अभियान का मैं कॉन्सेप्ट नोट देख रहा। कुल मिलाकर 5 मुख्य काम करने: जल संरक्षण तथा जल संचयन, परंपरागत तथा अन्य वाटर बॉडीज का पुनर्निर्माण, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर करना, वाटर सेट डेवलपमेंट तथा ज्यादा से ज्यादा वाटर स्ट्रेस एरिया में वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना। ये 5 काम अगर हम करेंगे तो अभी संकट हमारे ऊपर उतना नहीं गहराया है, हम इस संकट से बाहर निकल जाएंगे। इस काम को अगर सभी स्टेक होल्डर, सरकारी तौर पर हमारा जो जल शक्ति है, रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इस काम को आगे बढ़ावें और चुने हुए प्रतिनिधियों की इसमें जितनी भागीदारी कराने में हम सफल होंगे, मुझे लगता है कि काम को गति मिलेगी। जितने हमारे जिला कलेक्टर्स, उन एक चेकलिस्ट वो भी तैयार करें हर जिले की, और मनरेगा के अंतर्गत कितने रूफ टॉप इस तरह के हम बना सकते हैं, ये नया प्रयोग रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर के। चेक डैम हम कितने बना सकते हैं, पुराने तालाबों का पुनरुद्धार कैसे हम कर सकते हैं, मुझे लगता है ये वार फुटिंग पर हमें करने की जरूरत है। मैंने देखा है कि कई नई कंपनियां भी आजकल तालाब कैसे बनाए जाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, इस तरह की सलाह वो दे रहे हैं, सामने भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि गांव वालों के पास जो अनुभव है उससे ज्यादा तकनीक किसी के पास नहीं है। और हमारा इतिहास तालाब कैसे बनाए जाएं कि बजाय तालाब ऐसे बनाए जाएं, इसका रहा है। पुराने जमाने में मुझे लगता है कि IIT तथा सिविल इंजीनियरिंग के लोग नहीं थे, बल्कि गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग बैठ करके चर्चा करते थे कि गांव में तालाब कहाँ बनना चाहिए और फिर किस तरह से वर्षा का जल रोकना चाहिए। मुझे लगता है कि उस पर हमें फिर से काम करने की जरूरत है। आज सरपंच साहबान से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, और जो पंच चुने गए हैं उनसे भी, या बाकी जितने भी BDC के हमारे मेंबर हैं, DDC के मेंबर हैं, इन सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बाकी कामों के लिए जो समितियां गठित हैं, जैसे जल समिति, ये अनिवार्य रूप से हर पंचायत में इसका गठन हो और प्रशासन के साथ तालमेल मिला करके जल संरक्षण और संचयन के लिए, वाटर बॉडीज के लिए हम सब मिलकर के काम करें। मनरेगा के अंतर्गत भी जिन तालाबों को हम दुरुस्त कर सकते हैं अधिक से अधिक, उस पर विचार करना चाहिए। जल संग्रहण के क्षेत्र में भी अतिक्रमण, मैं समझता हूं कि एक बड़ा खतरा है। हम खुद अगर जागरूक नहीं होंगे तो हर जगह अतिक्रमण जब हटाया जाएगा तो मुझे लगता है कि लोगों को तकलीफ भी होती है। तो हम खुद भी इसके प्रति सचेत हों, ये मेरा आप सबसे निवेदन होगा। और प्रशासन की ओर से मैं अपने प्रमुख सचिव जल शक्ति से अनुरोध करूंगा कि हम कुछ पुरस्कारों की घोषणा कर सकते हैं कि जल संचयन में कौन पंचायत हमारी बेस्ट काम कर रही है, कौन ब्लॉक हमारा सबसे अच्छा काम कर रहा है, और कौन जनपद हमारा पूरे यूटी में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह के 3 पुरस्कार हम आपस में प्रतिद्वंदिता के आधार पर काम को आगे बढ़ावें। इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा हम कर सकते हैं। एक सुझाव मैं और दूंगा, पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन जल संरक्षण की प्रणाली, चाहे वह कुहल हो, नौलपुला हो, या हौजी हो, या जाखो हो, इस प्रणाली का गंभीरता से अध्ययन करके जो हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि जो सबसे उपयुक्त प्रणाली है उसका अध्ययन करना चाहिए, और किस पंचायत में कौन सी प्रणाली सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, यह पंचायतों के साथ जल्दी से जल्दी साझा करने की जरूरत है, ताकि इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। वर्षा का अधिकांश पानी बर्बाद होता है, और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि वर्षा का अधिक से अधिक पानी धरती के भीतर कैसे पहुंचाया जाए, उसका संचय कैसे किया जाए। यूनाइटेड नेशन ने इस साल वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम रखा है, वो रखा है वैल्यूइंग वाटर। उसका उद्देश्य यह है कि पानी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। हम सभी को यह समझना होगा कि हमारा अस्तित्व, हमारी सभ्यता पानी से ही जुड़ी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक इस दिशा में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे
अभी थोड़ी देर में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे ऑनलाइन और उनको हम सब सुनेंगे, बेहतर मार्गदर्शन भी हम सबका वो करेंगे। एक दो बात मुझे लगता है कि और जल शक्ति विभाग को विचार करने की जरूरत है। जो हमारी वाटर बॉडीज, क्या हम ऐप बना सकते हैं ऐसा कि हर वाटर बॉडीज की हेल्थ क्या है, उसमें सीवेज का पानी जा रहा है कि नहीं, उसके पानी की गुणवत्ता कैसी है, 4-5 पैरामीटर्स के आधार पर एक मोबाइल ऐप बनाकर और जिस पर जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी सूचना अपने आप आसपास की वाटर बॉडीज के बारे में दे सकता है। इस पर मुझे लगता है विचार करने की जरूरत है और वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी राय उस पर रखना चाहे तो रखे, प्रशासन और जनता मिलकर के उस पर काम करें। वेटलैंड या वेट बॉडीज जो हमारी, मुझे लगता है कि हम इस पर भी विचार कर सकते हैं कि वेटलैंड मित्रा हम हर पंचायत में जहां भी वेट बॉडीज है, वेटलैंड है, उसके आसपास के जो नागरिक हमारे रहते हैं, खासतौर से जो हमारे युवा रहते हैं, उनसे हम आग्रह कर सकते हैं कि आइए 3 महीने इस पर आप काम करिए, क्या काम किया आपने उस मोबाइल ऐप पर आप भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के 2 प्रबंध अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है, और लोगों को जोड़ने में हम सफल होते हैं, तो मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि इस काम को हम पूरी तरह से अंजाम देने में सफल होंगे। मैं फिर से प्रमुख सचिव श्री राजू को, उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों तथा मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। ये सबको मालूम है कि ये अभियान देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है और इसलिए मेरी अपेक्षा होगी जल शक्ति विभाग से कि जो परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिनका शिलान्यास हुआ है या जहां भी परियोजना बन रही, वहां जल शक्ति मिशन और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर इसके साथ अनिवार्य रूप से लगाई जानी चाहिए।